आज हम लोग अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स देख रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स टर्म 1 का सिलेबस में आप लोगों का आता है और पार्टनरशिप अकाउंट्स के पहले एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 1 एनपीओ। तो एनपीओ देख लेते हैं, अगर सिलेबस में होगा तो पढ़ाएंगे और अगर सिलेबस में डिलीट कर देगा तो नहीं पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स देख लेते हैं। और पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके बुक में शुरुआत में ही चैप्टर 2 है, स्टार्टिंग में ही देखिएगा तो चैप्टर 2 में पार्टनरशिप अकाउंट शुरू हो जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स का जो चैप्टर 2 का नाम है वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल ऑफ आज हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे। साझेदारी का आधारभूत लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? इसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स भी बोला जाता है या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी बोला जाता है। या आपके बुक में लिखा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, वही एक ही बात होता है, तीनों एक ही है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यही बात होता है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक चीज़। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक चीज़। पार्टनरशिप का बेसिक चीज़ आप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप क्या है, कैसे बनता है, किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे ख़त्म होता है, कोई दिक्कत है, कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे। जो बेसिक चीज़ है पार्टनरशिप का, जैसे बचपन में ABCD पढ़ते थे ना, वैसे ये पार्टनरशिप का ABCD है। बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप बताइए बनेगा कैसे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, पार्टनर का क्या राइट होगा, क्या ड्यूटीज़ होंगे, तो वो हम लोग बेसिक चीज़ यहाँ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप के बारे में लिख लेते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए इंडिया में एक कानून पास हुआ है। पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए इंडिया में एक कानून पास हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में। ध्यान दीजिएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम बना था 1932 में। किस लिए बना था? भारतीय साझेदारी अधिनियम बना था 1932 में, 1932, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए। बताइए ये कानून हम लोग बनाए या अंग्रेज लोग बना के गए? क्योंकि 1932 में तो हम लोग आज़ादी नहीं हुए थे, तो ये कानून अंग्रेज़ों की देन है। 1932 आज तक इस कानून को बदला नहीं किया और इसी कानून से भारत में जितने पार्टनरशिप बिजनेस है वो इसी कानून से चल रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? भारत में पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए कानून बना है। कौन सा कानून है? 1932। कोई दिक्कत है? पार्टनरशिप होता क्या है? तो साझेदारी होता है। अच्छा, साझेदारी के कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2। एक अकेला पार्टनर नहीं बन सकता है। तो बोलता है कि कम से कम 2 व्यक्ति अगर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, और बांटने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। किस लिए? किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उसके प्रॉफिट को बांटने के लिए। फिर से ध्यान दीजिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उसके प्रॉफिट को बांटने के लिए अगर 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। कोई दिक्कत है? और याद रखना इसको, अगर हम और छोटे लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहेंगे पार्टनरशिप को, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टनर, 2 और, कोई दिक्कत है? अच्छा, किस लिए रिलेशन बनता है? फॉर कैरिंग अ बिजनेस या फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज बिजनेस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये आई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दोज बिजनेस which is carried by all or any of them acting for all, any of them acting for all। क्या बोलता है? साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होता है, जो सब मिलकर चलाते हैं या सब में से कोई एक चलाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। पार्टनरशिप क्या बोलता है? दो या दो से अधिक लोगों का एक संबंध है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे बनता है जी? पार्टनरशिप में दो लोगों का रिलेशन कैसे बनता है? जन्म से ही पार्टनर होता है। ये रिलेशन बनता है एग्रीमेंट से। ऐसा नहीं कि दो पार्टनर अलग अलग घर में जन्म लिया कि भैया पार्टनर आप बन गए, ऐसा नहीं। ये रिलेशन कैसे क्रिएट होता है? एग्रीमेंट से। टूटता भी कैसे है? एग्रीमेंट से। पिछले साल एग्रीमेंट किए थे, हम लोग पार्टनर बने थे, इस साल झगड़ा झंझट हुआ, मारपीट किए और एग्रीमेंट ख़त्म। तो ख़त्म तो पार्टनरशिप रहेगा या जाएगा? जाएगा। तो भैया पार्टनरशिप क्रिएट भी होता है एग्रीमेंट से और ख़त्म भी होगा एग्रीमेंट से। जहाँ सामने एग्रीमेंट फटा कि गया पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्रिएट एग्रीमेंट से और ख़त्म भी होता है एग्रीमेंट से। कोई दिक्कत है? तो ये पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। ये रिलेशन कैसे क्रिएट हुआ? एग्रीमेंट से क्रिएट हुआ। तो पार्टनरशिप एक संबंध है, ठीक है। किन लोगों का संबंध है? बोलता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संबंध है। किस लिए संबंध बना था? तो बोलता है कि लाभ बांटने के लिए। कौन से बिजनेस का? तो बोलता है या तो सब लोग चलाएगा या सब में से कोई एक चलाएगा। बताइए जी, 7 पार्टनर है आपके बिजनेस में, तो क्या करोगे? बिजनेस को 7 लोग चलाएगा? अच्छा, 7 लोग चलाएगा तो क्या परेशानी आएगी? कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। अब कोई मालिक आएगा कुछ और बोल के चल जाएगा, कोई दूसरा कुछ और बोल के चल जाएगा। पता चला कल रात में कोई ऑर्डर लिया था और फ़ोन ही नहीं किया हमको, और सुबह बोला था डिलीवर कर देंगे मिठाई दुकान है। रात में ऑर्डर ले लिया, पैसा उसा ले लिया, हमको फ़ोन ही नहीं किया, बनाया नहीं मिठाई। अब वो चुपचाप अपना पौवा लेके सूत गया। अब सुबह पार्टी हमको तंग करा कि रगड़ देंगे। सोच लीजिएगा, शाम में पैसा दिए हम इसीलिए दिए थे कि हमको सुबह ऑर्डर चाहिए। अब मेरे यहाँ गेस्ट आएगा तो उसको क्या खिलाएंगे? पानी पिलाएंगे जी। हमको चाहिए तो चाहिए, अब क्या करेंगे बताओ? फंस गए ना। और एक अकेला आदमी रहता है, रात में अगर ऑर्डर ले लिया तो रात भर काम करवाता है ना, नहीं तो ऑर्डर ही नहीं लेता। अगर क्षमता नहीं है तो ऑर्डर नहीं लेता। यही बात समझना है कि ज़्यादा पार्टनर होंगे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कोई कुछ करके चल जाएगा, कोई कुछ करके चल जाएगा। इसलिए सारे लोग नहीं चलाते, सारे में से कोई एक चला। सब पार्टनर मिल के तय कर लेता है तुम ही चलाओ भाई, तुम एक अकेले चलाओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे तुमको। बात समझ गए? तो या तो सारे लोग चलाएंगे या तो सारों में से कोई एक चलाएगा। ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। याद रहेगा सबको? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। और ये रिलेशन तभी तक है भैया जब तक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट खत्म, साझेदारी खत्म, और एग्रीमेंट स्टार्ट तो साझेदारी स्टार्ट। बात समझ गए? साझेदारी किस पर डिपेंड करता है? एग्रीमेंट पर। पूरा का पूरा डिपेंड करता है एग्रीमेंट पर। एग्रीमेंट होगा तो साझेदारी चलेगी, एग्रीमेंट नहीं होगा तो साझेदारी नहीं चलेगी। अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषता क्या है? साझेदारी की विशेषता, चलिए पहला विशेषता क्या होगा? 2 और मोर पर्सन। अच्छा बताइए, 2 तो हम लोग जानते हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? हाँ, इस बात को याद रखना है, 2 और अधिक व्यक्तियों का। अब हम यहाँ लिख देते हैं, इसमें मिनिमम 2 होना चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? मिनिमम का मतलब जानते हो ना, कम से कम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? हाँ, 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकता। ऐसा ना 50 से ज़्यादा पार्टनर कर दिए तो इलीगल हो जाएगा आपका बिजनेस, फिर बिजनेस अवैध हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा बिजनेस। समझ गए? 50 से जहाँ पार्टनर ज़्यादा कर दिया तो ऐसे इलीगल हो गया, ऐसे बंद करा देगा। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना? 50 पार्टनर्स। याद रखिएगा। और क्या होता है पार्टनरशिप का फीचर्स में? तो बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। फंस गए तो फंस गए भैया। अगर कोई लॉस होगा तो उस लॉस को आपको तब तक भरना पड़ेगा जब तक पूरा लॉस ख़त्म ना हो जाए, चाहे उसके लिए आपका घर क्यों ना बिक जाए। और सीमित दायित्व होता है। और क्या है पार्टनरशिप का फीचर्स? तो याद रखना है कि नो सेपरेट एंटिटी,
पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट एंटिटी नहीं होती। यानी जैसे कंपनी में होता था ना कि कंपनी अलग और मालिक अलग, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, पार्टनरशिप और मालिक एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। और बताइए और क्या फीचर्स है, हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। अच्छा, बिजनेस होना चाहिए ना, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। पता चला पार्टनरशिप बना लिए और इसको कानूनी व्यवसाय बोल सकते हैं। वैसे कानूनी से ज़्यादा अच्छा वैधानिक लिखा जाएगा, कानूनी से ज़्यादा अच्छा क्या लिखा जाएगा, वैधानिक वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वैधानिक व्यवसाय। अच्छा, पार्टनरशिप बना लिए, एग्रीमेंट बन गया, अब कोई बिजनेस ही नहीं है, एग्रीमेंट बन गया और कोई बिजनेस नहीं, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस के लिए होना चाहिए, बात समझ गए। और बिजनेस भी कौन सा, लॉफुल। लॉफुल मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, दो आदमी हम लोग गांजा बेचने का धंधा कर रहे हैं, पार्टनरशिप में गांजा बेचते हैं, चतरा से खरीदते हैं, इधर बाकी जगह बेचते हैं, क्या दो लोग पार्टनर हैं? एग्रीमेंट भी हुआ है हम लोग बीच में, लिखे हुए हैं दोनों एक पेपर में, बढ़िया से कोर्ट वाला पेपर ला के उसमें लिखे भी सब टर्म्स एंड कंडीशन कि बिकेगा तो उसका कितना हिस्सा होगा, मेरा कितना, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लगता है ये पार्टनरशिप बन पाएगा? नहीं, क्योंकि ये बिजनेस लॉफुल नहीं, गैर कानूनी हो गया, अनलॉफुल हो गया, बात समझ गए। आपको कानूनी बिजनेस ना करना है। अब जो इस देश में गैर कानूनी है उसको अगर दो आदमी मिलके भी कर रहा है, चार आदमी मिलके भी कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप जब भी बनता है तो किसके लिए बनता है? कानूनी बेस। हाँ, वो लोग अपने आप को पार्टनर समझ सकता है क्योंकि एग्रीमेंट लिखा है ना, लेकिन उस एग्रीमेंट का कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पता चला कि चोरी कर रहा था, दो आदमी चोरी करने के लिए एग्रीमेंट बनाया कि हम लोग दोनों पार्टनर हैं, मिल बांट के खाएंगे। अब चोरी किया हुआ माल एक आदमी के घर में था, वो दबा दिया, बोला नहीं देंगे, जो करना है कर लेना। तो बताओ जी क्या करोगे? केस करोगे? पहले तो केस करने जाओगे तो अपने अंदर जाओगे कि सर उसके हम लोग दोनों मिलके चोरी किए, बोला अच्छा तुम ही है, आ जाओ। तो अब मान लो अगर पुलिस छोड़ भी दिया तो क्या आपको हक मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, कोर्ट में लेगा ही नहीं मामला, क्योंकि आपका एग्रीमेंट बिजनेस जो है कौन सा है, लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। तो इसलिए हमेशा याद रखना बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बताइए? प्रॉफिट अर्निंग, उद्देश्य क्या होना चाहिए बताओ? प्रॉफिट अर्निंग एंड शेयरिंग, लाभ कमाओ और बांटो, यही ना होगा। देखो, लाभ कमाना उद्देश्य है एवं बांटना, भले लॉस हो जाए अलग चीज़ है, कोई दिक्कत है? लाभ कमाना एवं बांटना, यही है कि अर्निंग और प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कोई दिक्कत है? और बताइए, बोलता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल or any of them acting for all। व्यवसाय सब मिलकर चलाते हैं तथा सब में से कोई एक चलाता है। कोई दिक्कत किसी को? ये सारे फीचर्स है पार्टनरशिप के, देख लीजिए तो यही ना लिखा हुआ सब डेफिनेशन में। डेफिनेशन में क्या था? यही लिखा हुआ। एक रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है? अच्छा, ये पूरा का पूरा याद रखना। एक और चीज़ फीचर्स में लिख सकते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं? एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। अच्छा, क्या एग्रीमेंट रिटेन होना चाहिए, लिखित या मौखिक, कौन सा चलता है? आप लोगों को लग रहा है कि लिखित अच्छा है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप लिखित और मौखिक दोनों रख सकते हैं। अगर आपको एग्रीमेंट बनाना तो ओरल भी रखा जाता है, बहुत बार बोली पर विश्वास किया जाता है, लेकिन वो ज़माना चला गया। वो था पहले सतयुग का युग कि प्राण जाई पर वचन ना जाई। अब वो ज़माना खत्म है, यहाँ तो वचन कोई भी तोड़ देगा। रात में कुछ बोला सुबह बदल जाएगा, कहाँ हम बोले थे, प्रूव कर लो। तो आज के समय के हिसाब से, लेकिन कानून में कहीं नहीं लिखा है कि लिखित होना चाहिए। कानून बोलता है दोनों ऑप्शन है, लिखित भी रख सकते हो, मौखिक भी रख सकते हो। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मामला फंसे नहीं, बाद में सर फटे नहीं, कोर्ट कचहरी का मामला ना आए, इसलिए भैया लिख लो, जो है बात लिख लो, क्योंकि लिखा रहेगा तो उसको तो उस पर पलट नहीं सकते। आप लिखे हैं तो आप पलट नहीं सकते, इसीलिए अच्छा होता है कि आप रिटन एग्रीमेंट रखो।
लेकिन पूछ देगा कि क्या रिटेन एग्रीमेंट रखना कंपलसरी है, तो ऑप्शन माना नो, कंपलसरी नहीं है। ओरल भी तो मार सकते हैं, कंपलसरी रिटेन नहीं है। लेकिन हम लोग अगर पूछेगा नेसेसरी है, आवश्यक है, जी हाँ आवश्यक तो है, तो नेसेसरी पूछेगा तो येस माना, और कंपलसरी पूछेगा तो नो माना। कोई दिक्कत है कि कोई कंपलसरी नहीं, कानून कहाँ बोलता है कि सिर्फ रिटेन करना चाहिए, कानून में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसलिए कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है। हम लोग के अनुसार लग रहा है कि नहीं भैया करवा लो, नहीं तो माथा फटेगा लास्ट में, क्योंकि बाद में मारपीट होना है, जहाँ बात मुकरेगा फिर पिटाई होगा। इसलिए उससे अच्छा है कि आप लिखवा लो, उसको समझाओ कि देखो भाई तुम ही लिखो, इसको पढ़ लो, तुम ही इस एग्रीमेंट को लिखो। ये सारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। कोई दिक्कत है? अच्छा, कुछ पार्टनर के राइट्स भी होते हैं, अधिकार। पार्टनरशिप बिजनेस का कुछ राइट भी होता है, कुछ अधिकार भी होता है। जैसे क्या क्या अधिकार होता है वो आपके बुक में भी दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस का पहला राइट होता है, इधर साले बच्चे सुन लीजिए, राइट्स ऑफ पार्टनर आपको खुद से पढ़ लेना, बुक में लिखा रहता है। पहला राइट क्या होना चाहिए बताइए जी? बिजनेस अगर चल रहा है तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेने का अधिकार पार्टनर को है कि नहीं? दूसरा, बिजनेस जब चल रहा है तो बिजनेस के गतिविधि में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का हिस्सा है कि नहीं? अरे बिजनेस में जाकर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? दुकान से बाहर रखोगे उसको, जब मन करेगा तब जाकर बैठेगा काउंटर पर, देखेगा। तीसरा, हिसाब किताब देखने का भी अधिकार है, उसको जब मन किया तब हिसाब किताब देखेगा। अगर उसको नहीं समझ में आया ना तो हिसाब किताब को फोटोकॉपी करा के और सीए से दिखाने का भी अधिकार है। मान लो अपने पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या लिखा है, तो क्या करेंगे, उसका फोटोकॉपी करा लेंगे। 31 मार्च तक का हिसाब बोलेंगे कहाँ है दिखाओ, 31 मार्च तक का हिसाब फोटोकॉपी करा लेंगे और जाके सीए से चेक कराएंगे, सर चेक कीजिए ठीक है कि नहीं। बात समझ गए? और क्या पावर है? व्यवसाय जब निर्णय लेती है, बिजनेस जब कोई निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, तो उसमें बोलने का अधिकार है ना, हमको बैठने का अधिकार है ना। अरे मेरा बात मत सुनना, लेकिन हमको बोलने तो दो, अपना विचार रखने दो, हाँ या नहीं? ठीक है, तो मत मानो मेरा बात। हो सकता है कि 4 पार्टनर को इसका बात नहीं समझ में आए, नहीं अच्छा लगा, मत मानो, लेकिन बोलने का तो अधिकार है। हम तो बोलेंगे, अपना राय देंगे, तो राय देने का भी अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं पार्टनर के, अधिकार हैं पार्टनर के। बताइए, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। कल होकर अगर बिजनेस बंद हो गया तो सारे संपत्तियों में उसका हिस्सा है कि नहीं? जितना भी होगा, अगर 10% पैसा लगाया होगा 10%, तो सारे संपत्ति में 10% हिस्सा होगा कि नहीं होगा? तो ये सब पार्टनर के राइट्स होते हैं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है। इसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपको खुद से लिखने के लिए दे दिए। बुक से आप लिखिएगा राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या लिखना है? राइट्स ऑफ पार्टनर। इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, राइट्स ऑफ पार्टनर। साझेदारों के अधिकार, कम से कम 5 राइट आप लोग लिख लीजिएगा, जो भी हम आपको बताए बुक में लिखा हुआ है। क्लियर? अब हम लोग लिखेंगे, आगे चलेंगे पार्टनरशिप के बाद। एक और चीज़ आप लोगों को पढ़ना होता है, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप लोग के सिलेबस में नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा ना 1 2 करके, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक पढ़ना है LLP। LLP का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सारे बच्चों को नोट्स खुद बना लेना है। ये 2008 में आया था, LLP 2008 में आया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या है, ध्यान दीजिए इधर। पार्टनरशिप का एक फीचर्स आप लिखे थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब है जब भी नुकसान होगा ना, घर से ला के देना होगा। जब भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई घर से ला के करना होगा। क्या यह अच्छा है या ख़राब है? अगर एक पार्टनर गलत निकल गया और गलत डिसीजन ले लिया, उसके कारण आपका पैसा डूब गया, तो क्या लगता है, आप बर्बाद हो जाओगे कि नहीं? तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है। कभी कभी घर द्वार सब बिक जाएगा। तो इसीलिए लोग डर से कि भाई कहीं कोई पार्टनर गलत मिल गया ना तो हमको बर्बाद कर देगा, इसीलिए डर से लोग क्या करता था, पार्टनरशिप शुरू ही नहीं करता था। किसके कारण? अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण। सरकार को लगा कि ये बड़ा डेंजरस चीज़ है, तो सरकार एक नया पार्टनरशिप ला दी कि तुमको वही ना टेंशन है कि लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसा करो, हम एक ऐसा पार्टनरशिप लाते हैं जिसका लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या है? अगर बिजनेस को 15 करोड़ का भी नुकसान हुआ है ना, तो जो बिजनेस का प्रॉपर्टी वही बिकेगा जी, मेरा प्रॉपर्टी थोड़ी बिकेगा। जो बिजनेस का बिकेगा, बाकी जिसका घाटा होगा समझेगा, लेकिन उसमें नहीं, उसमें आपका भी बिकेगा, उसमें बिजनेस का भी बिकेगा। जैसे आज कॉमर्स वाला का नुकसान में चला गया तो कॉमर्स वाला का भी प्रॉपर्टी उसमें बिकेगा, वो अनलिमिटेड में। और मेरा भी पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगा, तब तक बिकेगा जब तक पूरा कर्जा ना चुक जाए। बात समझ गए? उजड़ हम जा सकते हैं, कुछ नहीं बचेगा, 2 सीट कपड़ा 2 सीट बर्तन छोड़ेगा, बाकी घर द्वार सब ले लेगा, वो टेंशन। और इसमें कि बताओ, इसमें अगर बिजनेस हम करेंगे और मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है तो मेरा ट्यूशन बिक जाएगा और कुछ नहीं, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बिकेगा। तो बताओ कौन सा धंधा ठीक है? वो रिस्की है ना, वो रिस्की, अगर नुकसान हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार को लगा कि नहीं, वो अगर अनलिमिटेड के कारण लोग नहीं खोल रहा है
पार्टनरशिप तो हम लिमिटेड दे देते हैं। तो एक नया पार्टनरशिप ला दिया कब, 2008 में, जिसका नाम है LLP। आपको जो हिसाब किताब देखना है, पूरा अकाउंटिंग जो देखना है, उससे नहीं देखना है 2008 से। आपको पूरा जो अकाउंटिंग पढ़ना है वो पूरे बुक में पढ़ना किससे, यानी पढ़ना यही वाला है। वो अभी आपके सिलेबस में डाला नहीं, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन उसका दिया हुआ एक पेज में या एक लाइन में, बोलता है 5-6 लाइन होगा इसका इंट्रोडक्शन, बस उसको समझा देते हैं। वो भी आप अपने बुक से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LLP समझ गए। LLP में क्या होगा, लायबिलिटी लिमिटेड होगा। ये देखने में पार्टनरशिप है लेकिन है ये कंपनी। ये देखने में पार्टनरशिप है लेकिन है ये कंपनी, पूरा कंपनी की तरह काम करता है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कंपनी कहीं लायबिलिटी लिमिटेड होता है। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी 2008 से होता है। रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, 1932 से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 2008 से बनेगा। दूसरा है कि दुनिया दूसरे देशों का कोई भी व्यक्ति LLP नहीं खोल सकता। भारत का नागरिक, भारत का रेसिडेंस, भारत का सिटीजन ही LLP खोल सकता है। कंडीशन है, भारत का सिटीजन जो है वही LLP खोल सकता है। कोई दिक्कत है? तो कुछ कंडीशन भी LLP खोलने के लिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया तरीका है पार्टनरशिप का, बिजनेस करने का, जो 2008 में बना है। और इसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। और पहले वाले बिजनेस का क्या होता था, अनलिमिटेड होता था। कोई दिक्कत है? तो LLP याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। LLP का फुल फॉर्म पूछा जाता है, LLP बिजनेस कब आया ये पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ हम लोग आप लोगों को करना है। राइट्स ऑफ पार्टनर आप लोग खुद करेंगे और LLP भी आप लोग खुद कर लेंगे। कोई दिक्कत है? ये दोनों आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बहुत कम पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा वो हम पूरा कर दे रहे। फिर भी अपनी जानकारी के लिए इसको आप जरूर लिख लीजिए, अपने कॉपी में नोट्स करते चले जाइएगा। शुरू से ही नोट्स बनाते चले जाइए, चैप्टर बाय चैप्टर अपना नोट्स करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, आप लोग को इसमें थ्योरी में पढ़ लेना है LLP के बारे में, राइट्स ऑफ पार्टनर के बारे में, LLP और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। ये 3 चीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। आप अपने बुक से पढ़ेंगे, बुक से हाईलाइटर लेकर हाईलाइट करके पढ़िए, ज़्यादा फायदा होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होगा, पार्टनरशिप चलाने के लिए एग्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप चल ही नहीं सकता। कुछ दिन चलेगा फिर मारपीट होगा, तब तक चलेगा जब तक पैसा बांटने की नौबत ना आए। और जिस दिन पैसा बटा उस दिन मारपीट श्योर हो जाएगा, हाँ या नहीं। पैसा नहीं बटा तब तक पार्टनरशिप अच्छा चलेगा, लेकिन जहाँ पैसे का मैटर है वहाँ झगड़ा हो जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड पढ़ते हैं, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं। पार्टनरशिप साझेदारी समझौता। बोलता है क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट्स or written documents containing the terms of agreement between the partners is known as partnership deed. It is also known as articles of partnership. साझेदारी संलेख साझेदारों के बीच लिखित प्रपत्र है जिसमें साझेदारी के सभी शर्तों को
जिसमें साझेदारी के सभी शर्तों को लिखा जाता है, इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। ऐसा एग्रीमेंट में क्या होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट समझ गए, ये रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट क्या है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर हम एग्रीमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन सा बात लिखना चाहिए। एग्रीमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन सा बात लिखना चाहिए, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, दूसरा क्या लिखना चाहिए, पता होना चाहिए ना आपको। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे बात हैं जो एग्रीमेंट में लिखने चाहिए। तो लिखा जाता है कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट। कंटेंट्स ऑफ एग्रीमेंट बोलो या पार्टनरशिप डीड बोलो, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ठहराव तथा साझेदारी संलेख की शर्तें, क्या क्या कंटेंट होगा। सबसे पहले बताइए क्या लिखना चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले होता है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म। सबसे पहला होना चाहिए नेम एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम एवं पता। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखो, किसका एग्रीमेंट बना रहे हो। पता चला पूरा एग्रीमेंट बन गया, बिजनेस का ऊपर में नाम ही नहीं है। पूछा जा रहा है कोर्ट में कि कौन बिजनेस का एग्रीमेंट है, बोला सर बिजनेस का नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो पता कैसे चलेगा। दूसरा और क्या होना चाहिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर होंगे उनका नाम पता लिखो ताकि वो भाग ना सके बिजनेस से। साझेदारों के नाम एवं पता। अच्छा, पता लिखने से काम चल जाएगा कि आधार कार्ड देना पड़ेगा। हाँ, ये गलत फहमी मत रहना कि झूठ मूठ का लिख देंगे सर। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का व्यवसाय भैया, कितने तरह का बिजनेस होता है। प्रोडक्शन बिजनेस है, सामान बनाने काम करते हो, ट्रेडिंग बिजनेस है, सामान बेचने काम करते हो, सर्विस बिजनेस, लिखो ना भैया किस में बिजनेस कर रहे हो, सब लिखो। उसके बाद है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितना कितना पूंजी लगाएगा, लिखोगे ना, लिखते चले जाए आप लोग। साझेदारों की पूंजी। और क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना रुपया तक ड्राइंग कर सकते हैं ये तय कीजिए। आहरण की राशि। आहरण की राशि का मतलब कितने रुपए तक आप ड्राइंग कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि पूंजी लगाए 1 लाख और ड्राइंग कर लिए 1.5 लाख और 50,000 बिजनेस का ही खा लिए, तो गलत बात होता है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स कर दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तय कीजिए, और अगर मिलेगा तो किस अमाउंट, किस रेट से मिलेगा, ठीक है। पूंजी पर ब्याज ये तय कीजिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बात लिखवाना जरूरी है। नहीं मिलेगा तब तो सवाल ही नहीं लिखने का, और अगर मिलेगा तो लिखिए कितना प्रतिशत दीजिएगा, हाँ या ना। अब लिख दिया कि हाँ मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा पता नहीं, वो भी कन्फ्यूजन है, इसलिए चेक क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितना परसेंट। 8 नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि कैसे बांटेंगे। लाभ हानि विभाजन अनुपात, विभाजन 9 नंबर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर। कमीशन ऑफ साझेदारों का वेतन एवं कमीशन
और लास्ट हम लोग लिख लेते हैं, और क्या क्या लिखना चाहिए, ऑडिट, बिजनेस का अंकेक्षण ऑडिट सीए से कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये सब बात एग्रीमेंट में लिख लीजिए। ये 10 बात है वैसे, और आपके बुक में तो कम से कम 15 बात है, और आप अपने हिसाब से तो 1000 सुपर बात लिखा सकते हैं। जो आपको लगता है कि फ्यूचर में तकलीफ देगा, जहाँ लगता है कि भविष्य में परेशान करेगा, उस बात को लिखा लो ना, अभी लिखा लो, उसको लिखवाने से फ़ायदा हो जाएगा। तो हम लोग ये भी लिखा लेंगे कि ऑडिट हमको कराना है या नहीं कराना है। अगर लिखा हुआ है कि नहीं कराना है तो बात खत्म, और अगर लिखा हुआ है कराना है तो कराएंगे। फिर बात समझ गए। तो एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तभी आप ऑडिट करा सकते हैं। जो बात एग्रीमेंट में लिखा रहेगा वही बात आपका माना जाएगा, नहीं एग्रीमेंट में रहेगा तो नहीं माना जाएगा। इसलिए जो आपको मन में लगता है कि परेशानी हो सकती है उसको एग्रीमेंट में लिखा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, भविष्य में कहीं परेशानी नहीं होगी। इसको लिख लीजिए।